हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओसी के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी सब क्वेश्चंस थे वो कवर अप किए थे। ओनली 1 क्वेश्चन रह गया था जो आंसर इन 1 सेंटेंस। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैंने इसको टाइप करके रखा, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी अलॉन्ग विथ क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो एफर्ट्स मैंने एक्सरसाइज बनाने में डाले हैं वो एफर्ट्स वो भी यूज़ कर सके, उन्हें भी हेल्प हो सके नोट्स की। और तो चलिए हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको आंसर इन 1 सेंटेंस करना है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, तो इसका मतलब क्या होता है आपको लिखना है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय। तो आपको इसका आंसर लिखना होगा। ये हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये वो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का विच स्टेट्स दैट, जो ये प्रिंसिपल क्या बताता है, किस पे इसने फोकस डाला है कि हर एक जो एम्प्लॉय है, ईच एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय को जो ऑर्डर्स रिसीव होते हैं वो एक ही बॉस से रिसीव होना चाहिए। फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली ही शुड गेट द ऑर्डर्स। काम के लिए जो से ऑर्डर्स मिलते हैं वो एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए। तो इस तरीके से आपको आपका आंसर प्रेजेंट करना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है ये टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट है। यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमने स्टडी किया था, टेलर ने प्रोवाइड किया था, तो उसी का ये पॉइंट है। तो आपको इसका मीनिंग लिखना है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अगर ये क्वेश्चन आता है तो भी आंसर सेम है। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है, ये टेक्निक है मैनेजमेंट की विच इन्वॉल्व्स, मतलब विच इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ, ये किस किस से बना होता है। तो ये है ना गुड वर्किंग कंडीशन का समावेश होता है। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्पॉइलेज एंड वेस्टेज, स्पॉइलेज एंड वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फैटिग अमंग, जो है ना लागत होती है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जो उसके पीछे जो खर्चा लगता है उसको मिनिमाइज करने का काम करता है। देन फैटिग अमंग द वर्कर्स के बीच में जो उनको मतलब जो लेजीनेस उनको हो जाता है, अगर अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं होती है तो वो अपनी एफिशिएंसी बराबर नहीं दे सकते हैं, राइट। तो उसको रिड्यूस करने का, उसको एलिमिनेट करने का, इम्प्रूव करने का काम करता है क्या, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। तो ये कीवर्ड हो गया, प्रोवाइडिंग गुड कंडीशंस टूल्स एंड इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू to reduce spoilage and wastage, then cost of production and fatigue among the workers, and it improves quality of work। तो ये है ना क्वालिटी, काम की क्वालिटी को सुधारता है, इम्प्रूव करता है। देन थर्ड वन इज व्हाट इज डिफरेंशियल वेज रेट। डिफरेंशियल वेज रेट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल का मतलब होता है कि डिफरेंट। तो यहाँ पे जो मतलब डिफरेंस, जो वेज रेट में जो डिफरेंस होता है वो तो उसको हमें डिफरेंशियल वेज रेट मतलब क्या है, यहाँ पे आपको मीनिंग लिखना है इसका। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल वेज रेट, व्हाट डज इट मीन। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि डिफरेंशियल वेज रेट इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है, ये टेक्निक है, मैनेजमेंट की टेक्निक है, जहाँ पे विच इन्वॉल्व्स पेइंग हायर रेट ऑफ वेजेस। इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, तो इसमें क्या कहते हैं, ज़्यादा रेट ऑफ वेजेस, मतलब ज़्यादा सैलरी किसको प्रोवाइडेड होगी, जो कंप्लीट करेगा मोर वर्क, ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा एफिशिएंटली करेगा, उसको ज़्यादा सैलरी होगी। मतलब जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको ज़्यादा सैलरी होगी। देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड पेइंग लेस रेट, और है ना उस बंदे को कम सैलरी मिलेगी जो है ना अपनी परफॉर्मेंस है ना कम देता है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। तो पेइंग लेस वेज रेट, लेस
रेट ऑफ वेजेस टू दोज हु परफॉर्म बिलो द स्टैंडर्ड, मतलब जो है ना फर्म ने जो कंपनी ने जो उनको जो अचीव करने बोला है टारगेट, अगर वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, उनकी अंडर परफॉर्मेंस रहती है, इसका मतलब अगर दे परफॉर्म उनकी परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस रहती है तो फिर उनको है ना लेस सैलरी प्रोवाइडेड होगी, लेस वेजेस प्रोवाइडेड होगी। तो ये फर्क हो गया, दो वेज रेट है, एक वेजेस है हायर वेज रेट हुआ और दूसरा लोअर पेइंग लेस वेज रेट। तो इस तरीके से डिफरेंशियल वेज रेट अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज दी जाती है। तो आपका आंसर आपको लिखना होगा कि डिफरेंशियल वेज रेट इज द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स पेइंग हायर रेट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयज who complete more work than standard quantity and paying less rate of wages to those who perform below the standard. Then fourth one यहाँ पे fourth, what is the subordination of individual interest into organizational interest। मतलब यहाँ पे आपको मतलब लिखना है कि ये सबॉर्डिनेशन मतलब कम वैल्यू देना, सबॉर्डिनेशन मतलब वैल्यू कम देना। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट एक ना सिंगल बंदे का जो फायदा है उसको कम इंपॉर्टेंस देना कंपैरेटिव टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे आपको लिखना है कि व्हाट, इसका मतलब क्या है। तो ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक पॉइंट है, उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइज, यहाँ पे जो सबॉर्डिनेशन का मतलब ये है कि कम अहमियत देना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट सिंगल पर्सन के फायदे को कम अहमियत देना, उसके बजाय है ना हमको वाइडर सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। इंटरेस्ट मतलब फायदा, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे फायदा, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा तो सबको फायदा होगा। तो इज द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये प्रिंसिपल है और ये है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच मीन्स द इंटरेस्ट of the individual should be given lesser importance and as compared to the organizational interest while taking any decision। तो subordination of individual interest to the organizational interest को ज्यादा यहाँ पे अहमियत देना है। तो ये इस तरीके से आपको आपका आंसर प्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट फिफ्थ वन, what is the meaning of principle। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, आपको प्रिंसिपल का मीनिंग लिखना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन। मतलब आप एक्सपेरिमेंट्स और उसके बाद में है ना हम जो है ना एक ट्रूथ हम सामने रखते हैं जिसको सब फॉलो करते हैं, ये बिलीफ होता है, ये बिहेवियर होता है, ये रीजन के साथ में हम इसको प्रूव करते हैं। तो ये है ना तथ्य के आधार पर, मतलब ये मेंटेन रहता है कि सच्चाई के ऊपर ये बेस्ड रहता है। तो प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम। जो है ना किसी भी सिस्टम के की नींव रखता है, फाउंडेशन रखता है, फाउंडेशन ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग की आप है ना कारण के साथ, आप रीजन के साथ किसी चीज को बिलीव करोगे प्रूफ के साथ, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो जब भी आपको पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, तो आपको लिखना है प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ ऑफ बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो एफ क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन आंसर इन वन सेंटेंस हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, आपको नीचे दिए हुए जो टर्म्स है और कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला है मोशन स्टडी। इसके बारे में स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भी लिखा था, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे ऐसा था कि फिर से एक वीडियो बनाना है और एक इस छोटे से पार्ट के लिए वीडियो के लिए भी मुझे मतलब टाइम लैग थोड़ा हो रहा था। तो अब है ना वो स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे हैं तो अब प्लीज आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। यहाँ पे मोशन स्टडी क्या होती है कि आप मूवमेंट्स को स्टडी करते हो, किसी भी मशीन एंड एम्प्लॉय दोनों के मूवमेंट्स को कि वो किस तरीके से टास्क कंप्लीट करे। तो द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स, स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय का मूवमेंट। ये है ना साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने प्रोवाइड किया है। तो उसी
टेक्निक्स में से एक है मोशन स्टडी। तो यहाँ पे इट इज अ मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन एंड एम्प्लॉय दोनों के मूवमेंट्स को वाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हैं मशीन एंड एम्प्लॉय तो उस वक्त उनके मूवमेंट्स को, उनकी बॉडी एक्शंस को, रिएक्शंस को स्टडी करना। सो इट इज हेल्पफुल। ये किस लिए काम करना होता है, तो ये किस काम में आता है, तो इट इज हेल्पफुल एलिमिनेटिंग का मतलब होता है रिमूव करने हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे हो या आपने है ना मैथ्स में भी अलजेब्रा में देखा कि इलिमिनेटिंग, तो फिर यहाँ पे इलिमिनेटिंग का मतलब होता है कि रिमूव करना। तो रिमूविंग अननेसेसरी मोशंस एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड, जो अननेसेसरी जो मूवमेंट्स है, जो एक्शंस है, मोशंस है, उसको रिमूव करना एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर काम, पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने का बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना, ये होता है मोशन स्टडी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी। ये है ना जो एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी, उनकी काम करने की क्षमता को भी इम्प्रूव करता है मोशन जो स्टडी है, मोशन टेक्निक। तो यहाँ पे मोशन टेक्निक इज यूज टू नो वेदर सम एलिमेंट्स ऑफ अ जॉब, जो फैक्टर्स है, कुछ जॉब के जो फैक्टर्स है, एलिमेंट्स है, वो उनको रिमूव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, कैन बी एलिमिनेटेड और देयर सीक्वेंस कैन बी चेंज, या फिर उनका जो सीक्वेंस है मतलब ऑर्डर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे सीक्वेंस में होते हैं ना, तो वो सीक्वेंस को हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क। किसी भी टास्क को, किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए वेदर इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है क्या कि हम सीक्वेंस को चेंज कर दे, या फिर है ना उनके जो अननेसेसरी जो फैक्टर्स है, जो नॉन रिक्वायर्ड फैक्टर्स है, उनको हम रिमूव कर सकते हैं क्या। तो ये किसके अंडर में होता है, ये मोशन स्टडी जो टेक्निक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है। और ये किसने प्रोवाइड किए ये सारे टेक्निक्स, तो ये सारे टेक्निक्स है ना FW टेलर ने प्रोवाइड किए हैं। उन्होंने ना थम्स रूल को नकारा है, वो साइंटिफिक टेक्निक्स को फॉलो करने में ज्यादा बिलीव करते। तो अकॉर्डिंग टू ये टेलर, ये सारे जो टेक्निक्स में से ये मोशन स्टडी भी एक साइंटिफिक टेक्निक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये पीस रेट मतलब वेज रेट ही होता है, जो हमने अभी जो वन लाइन आंसर में भी हमने इसको स्टडी किया, वन सेंटेंस में भी, कि डिफरेंशियल वेज रेट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। जब भी आपको टर्म्स या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने बोलते हैं तो आपको 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट, वेरियस, अलग अलग, डिफरेंट। तो यहाँ पे एक बंदे को जो सैलरी मिले उस दूसरे को उससे अलग होगी, अगर उसका टास्क उस हिसाब का डिपेंड्स ऑन द टास्क, परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल वेज रेट इज ए टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। ये है ना मैनेजमेंट की एक टेक्निक है विच इन्वॉल्व्स, जिसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, व्हाट डज इट इंक्लूड। तो इट इंक्लूड्स पेइंग हायर रेट ऑफ वेजेस, ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को जो काम, जो टास्क को कंप्लीट करते हैं, देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मोर देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब आपको एक टारगेट दिया गया है कि आपको 100 टन आज के दिन में कंप्लीट करना है, और बंदे ने काम करवा के ले लिया 110 टन क्वांटिटी प्रोड्यूस हो गई, मतलब उसने काम करवा के ले लिया मान लो, तो उसको फिर ज्यादा सैलरी मिलेगी। एंड पेइंग लेस रेट ऑफ वेजेस टू दोज who perform below the standard। मतलब वो जो उनको एक पैरामीटर, उनको एक टारगेट दिया जाता है, उससे अगर बिलो वो काम करते हैं टारगेट से, तो फिर उनको कम सैलरी मिलेगी। सो दिस टेक्निक, क्योंकि देखिए अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइडेड होता है, ऐसे एम्प्लॉयज को मिलता है। तो फिर अगर यहाँ पे अगर काम कम हो रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कम आ रही है, तो फिर है ना कंपनी कम वेज रेट देगी। तो दिस टेक्निक मोटिवेट्स, तो ये टेक्निक ऑटोमेटिकली फिर मोटिवेट करेगी काम करने के लिए एम्प्लॉयज को, कि अरे हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हमको अच्छी सैलरी मिलेगी, हम अब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो हमको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, हमको लो वेज रेट मिलेगा। तो यहाँ पे दिस टेक्निक मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज को टू अटेंड हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड अर्न हायर वेजेस, और हायर वेजेस अर्न करने में के लिए प्रमोट करती है कि अच्छा काम करो, अच्छा परफॉर्मेंस दो और अच्छी सैलरी पाओ। देन यहाँ पे थर्ड वन है फैटिग स्टडी। तो यहाँ पे फैटिग स्टडीज में फैटिग स्टडी इज अ पार्ट ऑफ वर्क स्टडी। ये भी है, ये है ना वर्क स्टडी का ही एक पार्ट है। यहाँ पे वर्क स्टडी का ही ये पार्ट है कि यहाँ पर
जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बहुत लंबे समय तक जब कोई काम करता है, आप समझो आप लंबे समय तक पढ़ रहे हो, आपको कोई ब्रेक नहीं मिल रही है, आपको टारगेट का प्रेशर है, आपको अपने मार्क्स लाने का, आपको अच्छा स्कोर करने का प्रेशर है, और तो फिर आप है ना एकदम स्ट्रेस्ड हो जाओगे, आप फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाओगे, दैट इज कॉल्ड फैटिग। तो यहाँ पे फैटिग स्टडी इज अ पार्ट ऑफ वर्क स्टडी, जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स, आपको सफिशिएंट ब्रेक्स ना मिलकर, आपको इंटरवल्स नहीं मिलेगा, बीच में गैप नहीं मिलेगा, आप नॉन स्टॉप काम कर रहे हो, और टारगेट प्रेशर रहता है एम्प्लॉयज को, हैवी वर्किंग टूल्स, बहुत हैवी काम करना होता है, एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस, और जो फर्म ने जो फैसिलिटीज प्रोवाइड किए हैं, वर्क प्लेस पे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड किए वो भी अच्छी नहीं है, वो पुअर क्वालिटी की, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उससे क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। तो ये है ना फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका जो एफर्ट्स डाल के आप इतने फैटिक हो जाओगे, इतने थक जाओगे। तो यहाँ पे फैटिक स्टडी का मतलब यही होता है, इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट, और इसका जो है ना आपके मतलब वर्किंग एम्प्लॉयज़ के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, उनकी हेल्थ पे एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, उनकी जो कैपेबिलिटी है, काम करने की क्षमता है, वो भी फिर कम हो जाएगी। सो द स्टडी ऑफ फैटिग, तो ये हम अगर फैटिग को स्टडी करेंगे, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट फैटिग स्टडी करेगा तो फिर वो सोल्यूशन लेके आ सकता है, फैटिग एंड स्टेप्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फैटिग, फिर वो है ना इस जो फैटिग लेवल को कम करने के लिए वो काम करना शुरू कर देंगे मैनेजमेंट, क्योंकि इसका डेफिनेटली इसका फायदा दोनों को है, एम्प्लॉयज को भी है तो मैनेजमेंट को भी इसका फायदा होता है कि वो अगर सही कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे अपने एम्प्लॉयज को तो हायर लेवल ऑफ उनको प्रोडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे रिड्यूस द लेवल ऑफ फैटिग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए। नाउ फोर्थ वन इज टाइम स्टडी। अभी फोर्थ टर्म यहाँ पे टाइम स्टडी, ये भी मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक टेक्निक है। तो यहाँ पर टाइम स्टडी इट इज अ टेक्निक ऑफ टाइम का मतलब होता है आप समय को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, रिकॉर्ड करते हो, आपने कितने समय में कितना टास्क कंप्लीट किया, तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम। तो इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय किसी भी काम को कंप्लीट करने में कितना समय लेता है उसको ऑब्जर्व करना और फिर उसको रिकॉर्ड करना। ये कौन करेगा? ये मैनेजर करेगा, उनका जो सुपीरियर है वो करेगा, उनका जो सुपरवाइजर है वो रिकॉर्ड करेगा विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी। इसका क्या फायदा होगा? तो विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी द प्रिसाइज टाइम, जो एक्चुअल में जो प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड। तो उनको पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि कितने समय में एक टास्क कंप्लीट हो सकता है। सो इट इज द टेक्निक यूज फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम। तो फिर उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, फिर वो अगले बार जब वो पर्टिकुलर टास्क देंगे वही टास्क देंगे, अगर कोई नए बंदे को भी देते तो फिर वो है ना एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देंगे, भाई 1 घंटे में आपको इतना काम कंप्लीट करना है, ओके क्योंकि उनको पता है कि वो हो सकता है 1 घंटे में, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया है, प्रीवियस एम्प्लॉयज को भी उन्होंने देखा है कि वो किस तरीके से काम करते थे। तो वो ऑब्जर्वेशन की वजह से फिर वो टाइम स्टडी की है उन्होंने, तो फिर वो टेक्निक यूज कर सकते हैं फिक्स करने में स्टैंडर्ड टाइम, अदर टास्क को कंप्लीट करवाने में भी कि कितने समय में कितना काम होना चाहिए। सो इट इज यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को मेजर करने में और उसको कॉस्ट ऑफ वर्क को कंट्रोल करने में भी ये यूजफुल है, कारगर सिद्ध होता है। तो टाइम स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक है जो हर एक कंपनी फॉलो करती भी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम दे दिया और मैनेजर भूल जाएगा कि भाई ठीक है जब करना है तब कर देंगे, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। अगर कोई काम 2 घंटे में होने वाला होता है उसको आप 4 दिन लगाओगे तो फिर वो कैसा है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होगी, उनका आउटकम कैसा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम स्टडी भी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है, एम्प्लॉयज के ऊपर एक ध्यान रखने का, उन पे ऑब्जर्व करने का, उनका वर्किंग कैसे वो काम कर रहे, कैसे वो टारगेट को अचीव कर रहे, उसको देखने का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी केस एंड सिचुएशन को स्टडी करना। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, और आपको अपने ओपिनियन देना है। तो यहाँ पे ना वेरिएशंस होंगे सबके आंसर में, थोड़ा थोड़ा लिखने का भी अलग होगा सबका, राइट।
आपको केस स्टडी है ना वो ध्यान से करनी है, और इसका आंसर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें आपको सोचना होगा कि यहाँ पे कौन सा मतलब रूल है, कौन सा प्रिंसिपल है, क्या अप्लाई होगा। तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपकी थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आपके सिलेबस में डाले गए हैं। तो यहाँ पे मिस्टर हर्षद इज एन एंटरप्रेन्योर। मिस्टर हर्षद कौन है? एंटरप्रेन्योर है एंड एंगेज्ड इन प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन वर्क मतलब इनका जो काम है वो क्या है? एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन है, तो उनका प्रोडक्शन वर्क का काम है ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, इको फ्रेंडली बर्तन के कामकाज का बिजनेस है उनका। इनकी जो फर्म है यहाँ पे फैक्ट्री में बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर काम करते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स आर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री। ऑल मेल एम्प्लॉयज आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन मशीन्स। जितने के मेल वर्कर्स है वहां पर एम्प्लॉयज है वो है ना डायरेक्टली मशीन्स पे काम करते हैं, मतलब वो मशीन्स वगैरह ऑपरेट करने का काम करते हैं। वेयर एज फीमेल, और इसके बजाय जो फीमेल है, लेडीज है, फीमेल लेडीज है, वो एम्प्लॉयज, जो फीमेल लेडीज एम्प्लॉयज है वो क्या करती है? वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पैकिंग वाले डिपार्टमेंट में। उनको प्लांट एंड मशीनरी के यहाँ नहीं रखा गया, उनको पैकिंग डिपार्टमेंट में, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में रखा गया है। यहाँ पे मिस्टर शरत इज वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर, वो एज अ फाइनेंस मैनेजर काम कर रहे हैं। वाइल मिसेस नैना, और जो मिसेस नैना है वो काम कर रही है एचआर मैनेजर का, वो कर रही है एचआर मैनेजर का काम। उसका काम है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, एचआर मैनेजर का काम। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिसकी ड्यूटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज रिक्रूट करना, मतलब जॉब प्रोवाइड करना। जो जॉब सीकर्स है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करना इन द फैक्ट्री। अगर फैक्ट्री में कोई वैकेंसी है, जॉब वैकेंसी है, तो वहां पर एम्प्लॉय को अपॉइंट करना किसका काम है? नैना का। तो इसी के बेसिस पे आपको आंसर देना होगा। ये स्टोरी आपने पढ़ ली, अब ये स्टोरी आपने माइंड में रखी कि इस स्टोरी में क्या क्या हो रहा है, और इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, आइडेंटिफाई एनी वन प्रिंसिपल। आपको यहाँ पर एक प्रिंसिपल, एनी वन प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है। मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको फाइंड आउट करना इन अबव केस। अबव केस में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आप लोगों को भी इसको, मैं भी धीरे जा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहला यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, बारीकी से आप देखोगे तो एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे काम को डिवाइड किया गया है, मेल फीमेल में डिवाइड हुआ। फाइनेंस मैनेजर को फाइनेंस मैनेजर के लिए एक अपॉइंटमेंट हुआ, फिर यहाँ पे एचआर मैनेजर के लिए एक अपॉइंटमेंट हुआ। इसका मतलब यहाँ पे डिवीजन हुआ है, काम में क्या हुआ है? डिवीजन हुआ है। तो मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये ऑब्जर्व करने पे आप बोल सकते हो कि ये प्रिंसिपल यहाँ पे यूज हुआ है। तो आप ये एक ही प्रिंसिपल आपको पूछा और आप लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो आपको पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमको प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग लिखना है। सेकेंड भी मैं आपको आंसर दिखाने के पहले हम जरा क्वेश्चन रीड कर लें। व्हाट इज द डेजिग्नेशन? डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट। कौन सी पोस्ट पे है मिसेस नैना? मिसेस नैना कौन से ओहदे पे है, कौन सी पोस्ट पे है? फैक्ट्री में, कंपनी में, वो कहाँ पे काम कर रही है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मिस्टर हर्षद की, इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स वाली, उसमें मिसेस नैना कौन सी जगह पे है, मतलब इसको कहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो जैसे हमने इसको रीड किया तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि मिसेस नैना इज वर्किंग एज एचआर मैनेजर। वो एचआर मैनेजर के तौर पे काम कर रही है, और इसकी ड्यूटी क्या है? तो उसकी ड्यूटी है शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज रिक्रूट करना, अपॉइंट करना फैक्ट्री में, ये उसका काम है। तो आपको ये इसी तरीके से आंसर लिखना है। मिसेस नैना इज वर्किंग एज अ मैनेजर, और उसकी जो ड्यूटी है वो लिखना है आपको। फिर यहाँ पे देखिए, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्लानिंग, सारी की सारी प्लानिंग, बिजनेस स्टार्ट करने से लेके
मेल एंड फीमेल को जॉब देने से लेके अपॉइंट करने, ऑफकोर्स इन सबको किसी न किसी ने अपॉइंट किया है ना। ठीक है, नैना अपॉइंट कर रही है जॉब्स पे, लेकिन नैना को भी तो किसी ने अपॉइंट किया रहेगा, शरद को किसी ने अपॉइंट किया है। तो यहाँ पे ओवरऑल पूरा कारभार, काम काज कोई प्लानिंग करने वाला कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? तो ऑफकोर्स मिस्टर हर्षद। ही इज एंटरप्रेन्योर ऑफ द फर्म, वो एंटरप्रेन्योर है, वो मालिक है बिजनेस का, तो उसी ने अपॉइंट किया होगा सबको, मतलब वो ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है बिजनेस में, कोई गड़बड़ हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो सीधा है ना हर्षद की कॉलर पकड़ी जाएगी, मिस्टर हर्षद की। तो इको फ्रेंडली बता के वो और ही बिजनेस रन कर रहा है, तो उसकी ही कॉलर पकड़ी जाएगी, राइट। तो वो ओवरऑल प्लानिंग का जिम्मेदार वो है। तो अब इन आंसर्स को आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे? तो यहाँ पे देखिए, इन द अबव केस आप लिखोगे इन द अबव केस, क्योंकि आपको यहीं पे दिया है इन द अबव केस। तो इन द अबव केस वी कैन ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। डिवाइड हो रहा है ना, काम डिवाइड हो रहा है लोगों के बीच में, मेल फीमेल के बीच में डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद में ना फाइनेंस मैनेजर डिपार्टमेंट के हिसाब से भी डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से काम डिवाइड हो रहा है। तो आपको लिखना है प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क एज वर्क इज डिवाइडेड इनटू, वर्क किसके बीच में डिवाइडेड है, किसके अमंग वर्क डिवाइडेड है, तो आपको वो लिखना होगा। तो यहाँ पे जो वर्क है वो डिवाइडेड है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। जैसे कि प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन काम करता है? तो मेल पर्सन्स काम करते हैं, फीमेल पर्सन्स है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में फीमेल एम्प्लॉयज है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मिस्टर शारक है, एंड HR डिपार्टमेंट में कौन है? तो HR डिपार्टमेंट में मिसेस नैना है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। देन सेकेंड, ये डेजिग्नेशन वाला आंसर आप कैसे प्रेजेंट करोगे? मिसेस नैना इज द HR मैनेजर। वो कौन है? HR मैनेजर है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मिस्टर हर्षद की ऑर्गेनाइजेशन में। हु रिक्रूट्स, वो क्या करती है? हु रिक्रूट्स एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉयज रिक्रूट करने का काम करती है ऑर्गेनाइजेशन में। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो इसके लिए आपको लिखना है कि एज पर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ पे भी आपको प्रिंसिपल यूज कर लेना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे एज पर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब ओवरऑल प्लानिंग का किसके हाथ में? तो हर्षद। तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देयर शुड बी ओनली वन हेड, एक ही हेड होना चाहिए, एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक प्लान में हर एक वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो एज मिस्टर हर्षद इज एंटरप्रेन्योर, तो मिस्टर हर्षद क्या है? वो एंटरप्रेन्योर है, हेड है ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो ही रिस्पॉन्सिबल है पूरे ओवरऑल प्लानिंग के, पूरी प्लानिंग के रिस्पॉन्सिबल वही है, क्योंकि उसके बिना, उसके हाँ ना के बिना पत्ता नहीं हिलने वाला ना। भले कितना ही नैना ने प्लानिंग करके रखी हो, भले कितना ही शरद ने प्लानिंग करके रखी हो, नैना अपनी मर्जी से अपने फैमिली वालों को और 10-15 एम्प्लॉयज जरूरत नहीं है तो भी वो क्या रिक्रूट कर सकती है? नहीं कर सकती है। शरद अपनी मर्जी से क्या फाइनेंस दे सकता है किसी को भी? कभी भी नहीं। तो वो मिस्टर हर्षद की परमिशन तो होगी, तो मतलब ओवरऑल कारभार किसके हाथ में है? मिस्टर हर्षद के हाथ में है, वो होल एंड सोल। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल मतलब उसके ही हाथ में है, ही इज द वन हेड। ये वन हेड एंड वन प्लान हुआ, इसका एक बिजनेस है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, अभी इन फाइन डायमंड्स लिमिटेड, तो फाइन डायमंड्स लिमिटेड में 200 एम्प्लॉयज आर वर्किंग, 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इन 3 शिफ्ट, 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं 200 एम्प्लॉय। इन फर्स्ट शिफ्ट, पहली शिफ्ट में 60 एम्प्लॉयज, 60 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। इन सेकेंड शिफ्ट 60 एम्प्लॉयज, दूसरी शिफ्ट में भी 60 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। एंड जो थर्ड शिफ्ट है उसमें 80 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, 80 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अगर 8-8 घंटे की भी शिफ्ट रखते हैं, 8 3 24 होता है ना, वन डे में 24 आवर्स होता है, तो 3 शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, 60 एंड 80 डे एंड नाइट काम हो रहा है विदाउट सफिशिएंट ब्रेक। उनको ब्रेक्स भी नहीं मिल रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है उनको, कोई टाइम गैप नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट लंच ब्रेक। खाली है ना खाने के लंच ब्रेक को छोड़ के
एंड शिफ्ट चेंज ब्रेक, और शिफ्ट जब आपकी शिफ्ट चेंज हो रही है, आप पहली शिफ्ट खत्म हो रही है और सेकंड शिफ्ट में, जैसे आपकी कॉलेज कैसे रन करती है, मॉर्निंग में डिग्री कॉलेज है तो डिग्री कॉलेज जैसी छुट्टी तो आफ्टरनून कॉलेज में आप एंटर कर रहे हो, तो शिफ्ट हुआ, 2 शिफ्ट में कॉलेज रन कर रही है, स्कूल्स रन कर रही है, तो यहाँ पे भी शिफ्ट में काम हो रहा है। तो जैसे पहली शिफ्ट छूटती है तो सेकेंड शिफ्ट के लोग आते हैं, सेकेंड शिफ्ट छूटती है तो थर्ड शिफ्ट के लोग आते हैं, तो यहाँ पे उनको है ना खाली लंच का ब्रेक मिल रहा है और उनके शिफ्ट चेंज के टाइम पे ही उनको वो टाइम गैप हो रहा है, बाकी उनको कोई टाइम नहीं मिल रहा है। नो एम्प्लॉय इज एबल, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी बंदा इज एबल टू, मतलब यहाँ पे एबल टू कंप्लीट द वर्क। नो एम्प्लॉय इज एबल टू मतलब यहाँ पे कोई भी बंदा एबल नहीं है। नो एम्प्लॉय इज एबल मतलब कोई भी बंदा नहीं है, एबल नहीं है टू कंप्लीट द वर्क, काम को कंप्लीट करने में इन डेजिग्नेटेड टाइम, जो उसको उन्हें जो स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है, डेजिग्नेटेड टाइम दिया है, उस टाइम में वो लोग काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द इनएप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, विच रिजल्ट्स इनटू डिले, जिसकी वजह से क्या होता है, डिले होता है फॉर नेक्स्ट शिफ्ट एम्प्लॉयज। तो अगले शिफ्ट के जब एम्प्लॉयज आते हैं तो उनके लिए क्या होता है, डिले हो जाता है उनको काम में। तो आपको यहाँ पे इस जो स्टोरी, ये जो कहानी बताई गई है, ये केस स्टडी, ये हम कहानी सुने ना, केस स्टडी, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना है और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको इनके आंसर देने हैं बेस्ड ऑन दिस स्टोरी, ये स्टोरी पे बेस्ड ही आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड्स टू बी फॉलोड बाय द कंपनी, कंपनी कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉलो करेगी, यहाँ पे आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कंपनी को कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब यहाँ पे हमको रूल ऑफ थंब ट्रायल बेसिस वाला नहीं यूज करना है। तो यहाँ पे द कंपनी शुड फॉलो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज करना है, जिसमें क्या है कि एज पर दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट विल बी डिफाइंड बाय द मैनेजर, मैनेजर डिफाइन करेगा जो भी स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम है, जो भी स्टैंडर्ड इसका वर्किंग पॉलिसीज है वो कौन डिफाइन करेगा, कौन उसको बताएगा, तो मैनेजर्स बताएंगे। एंड इट विल, फिर उसके बाद क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट, फिर उसके हिसाब से ही जो एक्सपेक्टेड उनका स्टैंडर्ड आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो मैनेजर जब बताएगा, डिफाइन करेगा, तो टाइम भी बचेगी और ह्यूमन एनर्जी भी बचेगी। तो यहाँ पे दिस विल रिजल्ट इन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट, तो स्टैंडर्ड आउटपुट रिजल्ट मतलब मिलेगा उनको, जो उन्होंने जो सोचा है वो रिजल्ट उनको मिल जाएगा अगर मैनेजर प्रॉपरली वो क्या करेगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब ये जो टेलर ने जो दिया हुआ है उसके हिसाब से जाएगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब नहीं फॉलो करेगा, ये एरर, ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को यूज नहीं करना है उनको। यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पे जो मैनेजर है वो खुद ही उनको बताएगा कि भाई कितने समय में क्या काम होना चाहिए और कितना आउटकम आपका आना चाहिए, जो टाइम स्टडी करने पे मिलता है हमको, टाइम स्टडी करने पे पता चल जाता है ना कि कितने काम के लिए कितना समय लगना चाहिए, राइट, कितने काम के लिए कितना समय लगना चाहिए, तो वो उसको वो फॉलो करना है मैनेजर को, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, टाइम भी बचेगी और ह्यूमन एनर्जी भी बचेगी और फिर है ना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा कंपनी को। देन सेकेंड, सजेस्ट 2 साइंटिफिक टेक्निक्स, आपको यहाँ पे 2 साइंटिफिक टेक्निक्स सजेस्ट करनी है विच कैन बी यूज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क इन फाइन डायमंड लिमिटेड, फाइन डायमंड्स लिमिटेड कंपनी में स्मूथली फ्लो हो, कामकाज स्मूथली हो, उसके लिए 2 साइंटिफिक टेक्निक सजेस्ट करनी है। तो यहाँ पर पहली जो साइंटिफिक टेक्निक है आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि फाइन डायमंड लिमिटेड कैन यूज द फॉलोइंग 2 साइंटिफिक टेक्निक्स फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। तो वर्क स्टडी के अंडर में जो आते हैं टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सब जो है वो हमको स्टडी कर लेना। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आप लिखोगे, एक तो साइंटिफिक टास्क सेटिंग करना होगा, मतलब फेयर डेज वर्क, मतलब ऐसे है ना एक्सप्लॉइट नहीं करना है एम्प्लॉयज को, सही तरीके से उनको से कामकाज करवाना है। तो साइंटिफिक टास्क सेटिंग करनी होगी यहाँ पे। तो एक प्रिंसिपल तो ये यूज करेंगे, टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक यूज करेंगे कि यहाँ पर साइंटिफिक
टास्क सेटिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें उनको लिखना है कि इट शुड बी फॉलोड इन ऑर्डर टू फिक्स अ फेयर डेज वर्क, सही काम प्रॉपर वे में काम करवा के लेना है। दिन का काम कितना, एक ह्यूमन बीइंग कितना काम कर सकता है उतना ही उनको अलॉट करना है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक एम्प्लॉयज विल बी एबल टू कंप्लीट टास्क अलॉटेड टू देम। तो जो टास्क एम्प्लॉयज को मिलेगा वो सिस्टमेटिकली वो कर पाएंगे। उनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है काम, उनको जो दिया गया है वो काम वो स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे। एंड इवन मैनेजमेंट कैन प्रॉपर कंट्रोल ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मतलब एम्प्लॉयज के का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी कर पाएंगे। नहीं तो वो एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना, आप उनको प्रॉपर ब्रेक भी नहीं दे रहे हो, प्रॉपर लंच ब्रेक भी नहीं मिल रहा है उनको, बीच में खाली कंपनी से बाहर निकलने का ब्रेक और एक लंच ब्रेक, तो उसमें तो फैटिग हो जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे एम्प्लॉयज और वो टास्क भी अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको साइंटिफिक टास्क सेटिंग, एक तो ये हम सजेस्ट कर सकते हैं टेक्निक, और दूसरा वर्क स्टडी में जैसे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी ये सब आ जाता है। तो वर्क स्टडी इट इज बेस्ड ऑन द टेक्निक सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी। तो ये स्टडी करके अगर मैनेजर को पता चलेगा कि भाई क्या हमको टेक्निक्स फॉलो करनी है, किस तरीके से हमको काम करवा के लेना है, तो ये तो स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हो गई वर्क स्टडी। ये टेक्निक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस टेक्निक विल बी दिस टेक्निक कैन बी फॉलोड, दिस शुड बी फॉलोड। तो यहाँ पे हम सजेशन दे रहे हैं इसलिए मैं शुड बी यूज करी। तो दिस शुड बी फॉलोड इन ऑर्डर टू डू सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज और फंक्शंस। तो जो भी एक्टिविटीज हो रही है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका हमको सिस्टमेटिक रिजल्ट मिलने के लिए उनको ऑर्गेनाइज एंड क्रिटिकल स्टडीज उनकी होनी जरूरी है। तो उसके लिए हमको वर्क स्टडी जो साइंटिफिक टेक्निक है वो फॉलो करनी पड़ेगी। और ये जो साइंटिफिक टेक्निक्स किसने प्रोवाइड की, तो ये टेलर ने प्रोवाइड की है। ये साइंटिफिक टेक्निक्स का इन्होंने दिया है ये, तो ये मैनेजर शुड फॉलो दिस। ये हेल्प होती है मैनेजर को कि वो इफेक्टिवली कैसे अपनी मैनेजमेंट कैसे इफेक्टिवली काम करवा सके, एफिशिएंट कैसे रख सके। देन जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाई द वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड इन टाइम। क्यों नहीं हो पाया, आप सोचो क्यों नहीं टाइम पे वर्क हो पाया। आप देखिए ना यहाँ पे जो कंडीशन दिखाई गई है क्वेश्चन में, वो तो इस तरीके से दिखाई गई जैसे एम्प्लॉयज का है ना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, खाली उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है बेचारे, उनको ओवरलोड कर दिया गया है, उनको ओवरलोड कर दिया गया है। तो इस आंसर को आप कैसे प्रेजेंट करोगे, आपको लिखना है कि इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉयज आर वर्किंग विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स। वो बिना सफिशिएंट ब्रेक्स के काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉपर इंटरवल्स नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, दिस मे बी यहाँ पे क्या होगा कि वो उनका जो उनकी हेल्थ पे दिस मे बी हैविंग एडवर्स इफेक्ट, ये है ना उनकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट होगा। an adverse effect, this may be having an adverse effect on their physical and mental health। उनकी physical and mental health पे वो stressed हो जाएंगे, वो fatigue हो जाएंगे, तो काम कैसे करेंगे, which leads to inefficiency, जिसकी वजह से inefficiency develop हो जाएगी, उनके काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, work proper नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो अपना टारगेट भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। Even here, और इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ऑब्वियसली मैनेजर। सो इवन हियर प्रॉपर मैनेजमेंट इज लैकिंग, यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट लैक हो रही है, मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट बराबर से नहीं है, इसी वजह से है ना जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है टाइम पे। दस द वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड इन टाइम, इसलिए समय पे काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। जैसे आपकी एग्जाम्स पास में आएगी तो मैं आप लोगों के लिए न्यू अभी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए तो नए केस स्टडीज वगैरह मैं आपके लिए लेके आऊंगी एक्स्ट्रा, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन कर सको। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे सब सब्जेक्ट पे मैं टाइम दे दूँ आप लोगों को, तो मैक्सिमम आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, आपको सारे जो सब्जेक्ट्स है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। समय की कमी की वजह से तो मैं मैथ्स स्टार्ट भी नहीं कर पा रही हूँ,
इसके लिए तो मुझे ये साल रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और थियोरी ये सब बहुत ओवरलोड हो रहा है। फिर मैंने आने वाले 11th के बच्चे, उनके लिए भी मुझे वीडियोस अभी अपलोड करने होंगे, तो इसके लिए उसके लिए अब तो मुझे भी समय लगेगा, टाइम बहुत कम है। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैक्सिमम मैं आपको जो सिलेबस है आपका जल्दी से जल्दी कवर अप करा सकूँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स के साथ प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।